गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जाम जो कि 7 जून 2026 को आयोजित होने वाला है। आप सभी लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैं आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए 5 स्टेप स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिस स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट करके आप इजीली क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़कर इजीली कनेक्ट कर पाओगे कि ये कौन से सब्जेक्ट से है, कौन से पार्ट से है इंडेक्स के, और कौन से सेक्शन से रिलेट कर रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट करके आप इजीली अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, स्टडी को टारगेटेड और सेलेक्टेड कर पाओगे लास्ट मोमेंट पर। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इन 5 स्ट्रेटेजी स्टेप को अप्लाई करके क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन में कीवर्ड के थ्रू कनेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से बेयर एक्ट से है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन 5 स्टेप स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली अपने स्टडी पर अप्लाई कर दिया तो आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। और जो है, लास्ट ईयर मैंने भी ऑल इंडिया बार एग्जाम दिया था और मैंने इसी 5 स्टेप स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके अपना क्लियर कर लिया। तो चलिए बात करते हैं इन 5 स्टेप स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जैसा कि हम सबको ये तो पता है कि 7 जून 2026 को हमारा ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है वो आयोजित होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक AIB इन फर्स्ट अटेम्प्ट 5 स्टेप स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जाम का सिलेबस तो हम सबको पता ही है, क्योंकि अब हम एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो नो डाउट हमें जो है एग्जाम का सिलेबस तो पता ही है। लेकिन उस सिलेबस में हमसे एक लेकुना हुआ है, मतलब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमने छोड़ दी है। हमने ऐसा करा होगा कि हमने उस सिलेबस में जो सीरियल में सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से किसी स्टूडेंट ने कोई सा सब्जेक्ट उठाया होगा, किसी ने कोई सा सब्जेक्ट उठाया होगा, लेकिन हमें उस सिलेबस पर वर्क करना है सेलेक्टेड और टारगेटेड, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हम जो है बात करेंगे पहले सिलेबस के बारे में। बहुत शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों ने मिस करी होगी जरूर। तो उसमें जो है सिलेबस में हमें किस तरीके से अपने सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करने हैं उसे एक बार जो है हम देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है ऑल इंडिया बार एग्जाम का सिलेबस है। अब इसमें हमें करना क्या है, सिलेबस एनालिसिस में हमें सबसे पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट का जो है, जो ऑल इंडिया बार एग्जाम के सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं उनका सीरियल क्या होना चाहिए। हमें फर्स्ट नंबर पर कौन सा स्टडी करना चाहिए, हमें लास्ट नंबर पर कौन सा स्टडी करना चाहिए। हाई वेटेज सब्जेक्ट, जो हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं उन्हें हमें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता में आपका मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, चोरी हो गया, बलात्कार हो गया, और आपका जो है संपत्ति से रिलेटेड जो अपराध हो गए, और आपका दुराशय का सिद्धांत हो गया, और इनसे जुड़े हुए जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें हमें हर एक सब्जेक्ट में साथ लेकर चलना है। और आने वाली जो क्लासेस हैं वो हर एक सब्जेक्ट की मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिस क्लास में आपको उस सब्जेक्ट के कीवर्ड्स मिलेंगे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, उन टॉपिक्स से रिलेटेड जजमेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और जो है एग्जाम्पल के थ्रू उन सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कनेक्ट करने का, उनसे आंसर फाइंड आउट करने का तरीका भी बताऊंगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हो गए। फिर आपका बेयर एक्ट रीडिंग सीक्वेंस बाय क्वेश्चन। एग्जाम हॉल में हमें जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर होगा ऑल इंडिया बार एग्जाम का,
तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं, उस गलती को मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऐसी क्या गलती वो करते हैं। फिर आपका बेयरेट इंडेक्स स्टडी मेथड आ गया। बेयर एक्ट में, हर एक बेयर एक्ट में आपका इंडेक्स दिया हुआ है, जिस इंडेक्स में पार्ट वाइज डिवाइड है और उन पार्ट्स में जो है सेक्शन दी गई हैं कि किस पार्ट में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक और कौन सा पार्ट किस तरीके के ऑफेंस के लिए, फॉर एग्जांपल बीएनएस के लिए कौन सा पार्ट कौन से ऑफेंस के लिए हमें बताता है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो हमारी जो 5 स्टेप स्ट्रेटेजी होगी वो होगी हमारी, सबसे पहले आइडेंटिफाई, सेकंड होगी हमारी कनेक्ट, थर्ड होगी हमारी सोल्व और एक्सट्रैक्ट, फोर्थ होगी हमारी आंसर आउट, और फिफ्थ जो होगी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो होगी फिलिंग ओएमआर शीट। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे, एक बार हम सिलेबस में ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट को रीड करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे हाई वेटेज जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स, फिर आपका आ गया आईपीसी 8 मार्क्स, सीआरपीसी जो कि अब एट प्रेजेंट बीएनएसएस 2023 है वो हो गई आपकी 10 मार्क्स की, सीपीसी हो गया आपका 10 मार्क्स का, एविडेंस हो गया 8 मार्क्स का, और डिस्प्यूट रेडिसल हो गया आपका 4 मार्क्स, इसे यहां से निकाल देना है। फिर आपका 8 नंबर पर आ जाता है फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों आ गए। फिर आपका हाईएस्ट मार्क्स का आ गया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सब जो सब्जेक्ट हैं वो 4 नंबर के हैं या 2 नंबर के हैं, तो इन्हें हमें किस तरीके से स्टडी करना है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। होता क्या है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में आपको कोई ऑल इंडिया लेवल की रैंक तो बनानी नहीं है कि मुझे फर्स्ट नंबर पर आना है पूरे इंडिया में। इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही सफिशिएंट है, जिससे आप इंडिया की किसी भी कोर्ट में आर्गुमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और जो है अपने जिले के बार में या स्टेट के बार में रजिस्ट्रेशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए एआईबी ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें कोई ऑल ओवर इंडिया में रैंक नहीं बनानी है। हमारा मेन मोटिव जो है वो ये है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना ये ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई कर लें। तो अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें तो हमें अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट रखना चाहिए वो रखना चाहिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरे नंबर पर हम रखें आपका आईपीसी या बीएनएस। थर्ड नंबर पर हमें सीपीसी नहीं रखना है क्योंकि सीपीसी बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। इसमें आपकी सेक्शन और रूल आपस में मिलकर इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करते हुए सीपीसी पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर हम इस पर ध्यान देने में लग गए तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हम उन सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाएंगे जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो इसे जो है अभी हम सीपीसी को छोड़ देते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा आ गया सीआरपीसी, फोर्थ नंबर पर आ गया हमारा एविडेंस, और फिफ्थ पर आ गया हमारा फैमिली लॉ, और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल आपका आ गया, इसे जो है स्किप कर देना है अभी। फिर हमें 6 नंबर पर रखना है अपना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो है अब आप देखोगे तो आसान सब्जेक्ट कौन सा है, एक आपका आ जाता है रिट पिटीशन, ठीक है, ये 4 नंबर का आप रख लो 7th नंबर पर। फिर आपका जो है लॉ ऑफ टोर्ट आ गया, इजी है, 8 नंबर पर। तो फिर जो है छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उन पर हम एक निगाह उनके बेयर एक्ट के इंडेक्स पर फोकस कर लेंगे, और कीवर्ड में आपको प्रोवाइड कराऊंगा इन सभी सब्जेक्ट के। तो इजीली आप जो है उन कीवर्ड के थ्रू
कनेक्ट कर पाओगे कि बेयर एक्ट में क्वेश्चन जो है वो किस सब्जेक्ट का है और मुझे कौन सा बेयर एक्ट उठाना है क्वेश्चन को पढ़कर। तो अगर हम इसे देखें तो आपका जो है तो अगर हम इन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस करें तो लगभग लगभग हमारा 60 नंबर का पेपर इजीली जो है वो सॉल्व हम कर सकते हैं और हमारा ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट मैंने आपसे स्किप नहीं कराए हैं इनका सीरियल सबसे लास्ट में रखना है, जब हमारे ये हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाएंगे तब हमें ये वाले सब्जेक्ट जो है बाद में रखने हैं। बस इनका इंडेक्स और सेक्शन पर एक बार जो है देख लेना है कि ये सेक्शन क्या कह रहे हैं। इसमें आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, इजीली लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया था कि ड्राइविंग लाइसेंस आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने की एज क्या है, इस तरीके से आया था मोटर व्हीकल एक्ट का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये जो है आप इजीली जो है इतने नंबर ये सब्जेक्ट अगर आप तैयार कर लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो, बाय कीवर्ड और इंडेक्स को आप अच्छे से जो है समझ लेते हो, सेक्शन को देख लेते हो कि कौन से पार्ट में कौन सी सेक्शन है और किस रेफरेंस में किस कॉन्टेक्स्ट से वो रिलेट कर रही है, तो आप इजीली अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। तो अब हम आगे बात करते हैं अपने 5 स्टेप स्ट्रेटेजी पर कि हमें किस तरीके से अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम को जो है टैकल करना है। तो पहला आ जाता है आपका आइडेंटिफाई, सेकंड आ जाता है आपका कनेक्ट। आइडेंटिफाई मतलब क्वेश्चन को पहचानना, कनेक्ट क्वेश्चन को बेयर एक्ट या सब्जेक्ट से कनेक्ट करना। नंबर 3 पर आपका आता है सोल्व और एक्सट्रैक्ट। जब आप इजीली क्वेश्चन को पहचान जाओगे और उसके बाद आप बेयर एक्ट उठाकर कनेक्ट कर लोगे कि ये जो है क्वेश्चन इस बेयर एक्ट का और इस सेक्शन का है, तब आप उसे जो है इजीली सॉल्व कर लोगे। और फाइंड आउट कर लोगे, फिर आपका आंसर आउट हो ही जाएगा 4th स्टेप में। फिर आपका जो फिलिंग ओएमआर शीट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट क्या करता है वो अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेगा, उसके आंसर फाइंड आउट कर लेगा, उसके बाद क्वेश्चन पेपर पर टिक भी कर लेगा, लेकिन एंड में जब वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाता तो एंड में वो पैनिक हो जाता है और जो है ओएमआर शीट भरते समय सीरियल ऊपर से नीचे कर देता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड में लिख दिया या 15 का 16 वाले कॉलम में लिख दिया। तो इस रीजन के कारण ही 30 to 35,000 बच्चे ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ओएमआर शीट फिलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑल इंडिया बार एग्जाम में। तो अब इन 5 आइडेंटिफाई, कनेक्ट, एक्सट्रैक्ट, आंसर आउट, फिलिंग ओएमआर शीट पर बात करते हैं थोड़ा डीप में जाकर। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, प्रश्न को पहचानना। प्रश्न को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो स्टूडेंट
जिन्होंने सब्जेक्ट थोड़ा सा भी पढ़ा है। अगर बात हम करें कि क्वेश्चन आता है कुछ भी, ए ने बी को हत्या करने के लिए सी के साथ प्लानिंग की। अब इसमें दो शब्द जो है वो ऐसे आ रहे हैं जो सीधे सीधे हमें कनेक्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता से। क्यों? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता हमें अपराध के बारे में बताती है, अपराध को परिभाषित करती है, वो पीनल कोड है। तो यहाँ पर जो दो शब्द आए हैं, हत्या और उसकी प्लानिंग, योजना, तो ऑल इंडिया बार एग्जाम में सबसे इजी जो मेथड है वो ये है कि आप कीवर्ड पकड़ना, कीवर्ड जो है उन पर अपनी कमांड बना लो। अगर ऑल इंडिया बार एग्जाम में आपकी कीवर्ड कमांड बहुत स्ट्रोंग है तो आप इजीली क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये कौन से बेयर एक्ट से रिलेट कर रहा है और कौन सा बेयर एक्ट मुझे उठाना चाहिए। और अगर उसके बाद आपका इंडेक्स अच्छे से आपने रट रखा है, सारे सेक्शन आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो इजीली आप उस सेक्शन पर जो है जंप कर जाओगे जिसमें उसका आंसर होगा। तो आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, इसमें हम एक ही बात देखेंगे कि प्रश्न को कीवर्ड से पहचानना। कीवर्ड मारना, पीटना, बलात्कार करना, अपहरण करना, फ्रोती मांगना, और आपका घर में बिना ऑनर की परमिशन के घुसना, जिसे हाउस ट्रेसपास कहते हैं, इस तरीके के कीवर्ड जो आएंगे। हत्या करना, हत्या करने का प्रयास करना, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो सिर्फ आपको बीएनएस से रिलेट करेंगे। जो मैंने अभी कीवर्ड बोले वो आप इजीली समझ पा रहे हो कि ये सीधे बीएनएस से जो है रिलेट कर रहे हैं। तो हमें जो है अपनी कीवर्ड बिल्डिंग, कीवर्ड पर कमांड बनानी है और कीवर्ड के थ्रू आप इजीली पहचान जाओगे। और कीवर्ड को लेकर आने वाली जो क्लासेस होंगी मेरी ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए, उसमें मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उन टॉपिक्स से रिलेटेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, उसमें डॉक्ट्राइन, उस सब्जेक्ट में कितने प्रिंसिपल हैं, कितने डॉक्ट्राइन हैं, उन सब पर बात करूंगा। और जो भी ऑल इंडिया बार एग्जाम के दृष्टिगत इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको उन वीडियोस में सब्जेक्ट वाइज जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो इजीली आइडेंटिफाई द क्वेश्चन हमारा इस बात पर फोकस करता है कि हम कीवर्ड के थ्रू हर एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की अपने अंदर एबिलिटी जो है वो बिल्डअप कर सकें। सेकंड आपका आ जाता है कनेक्ट द क्वेश्चन। जब हम किसी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सेकंड स्टेप जो हमें जिस पर वर्क करना है वो सेकंड स्टेप हमारा होगा कनेक्ट करना। जैसे कीवर्ड आया लास्ट क्वेश्चन में हत्या, हत्या की योजना, दोनों से हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी के बारे में बात कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट। सेकंड हम इसे कनेक्ट कर देंगे जाकर क्वेश्चन को भारतीय न्याय संहिता या आपका ओल्ड वाला आईपीसी। कनेक्ट करने के बाद हमें ये तो इजीली कंफर्म हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन पढ़ के बेयर एक्ट कौन सा पिक करना है, ठीक है। और उसमें जो है कनेक्ट करने के बाद अब हमारा थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है सोल्व और एक्सट्रैक्ट।
दोनों का मतलब है हल करना। हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने वो कनेक्ट करके अपना बेयर एक्ट भी पिक कर लिया। यहाँ पर थर्ड स्टेप पर आकर आपको पहले से कुछ एफर्ट्स देने पड़ेंगे जो ऑल इंडिया बार एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करता है। करना सिर्फ इतना है कि आपको जो हर एक बेयर एक्ट का इंडेक्स है वो अच्छे से आपको जो है रट लेना है। कितने पार्ट में डिवाइड है बेयर एक्ट, हर एक पार्ट में कितने सेक्शन से लेके कौन सी सेक्शन कवर है, और वो पार्ट किस अपराध, फॉर एग्जांपल अगर बीएनएस लें तो किस अपराध के लिए कौन सा पार्ट जो है वो आपका जो है रिलेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय न्याय संहिता में पार्ट 1 डेफिनेशन के बारे में बात करता है, उसमें जो सेक्शन आ जाती हैं वो डेफिनेशन के बारे में बात करती हैं। भारतीय न्याय संहिता विदेश में कैसे लागू होगी, अपने देश में कैसे लागू होगी, तो इस तरीके से हर एक पार्ट को हमें अच्छे से रट लेना है कि पार्ट किस बारे में बात कर रहा है और उस पार्ट में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक सेक्शन कवर है और कौन सी सेक्शन किस सेक्शन के बारे में बात कर रही है। लाइट इन पर सेक्शन पर लाइटली फोकस करना है, लेकिन हमें पार्ट का पता होना चाहिए कि इस पार्ट में इस ऑफेंस से रिलेटेड सभी सेक्शन आती हैं। ठीक है, हम इस पर फोकस करने के बाद ही अपना ये थर्ड पार्ट इजीली कर पाएंगे। जैसे आपका लास्ट में आया था हत्या और हत्या की योजना, इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट करा, भारतीय न्याय संहिता से। भारतीय न्याय संहिता का बेयर एक्ट उठाकर हम कहां जाएंगे, सेक्शन 300 से स्टार्ट करेंगे। तो मानव शरीर से संबंधित अपराध किस सेक्शन में है, किस पार्ट में है, ये इजीली हम जाकर इससे कनेक्ट कर देंगे। आपका ये 302 हो गया आईपीसी और 103 हो गया आपका बीएनएस। अब उसमें जाके हम कनेक्ट करके इसका जो है आंसर निकाल लेंगे कि क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है वो किस तरीके से हमें जो है आंसर उसका एक्सट्रैक्ट करना है, आंसर को फाइंड आउट करना है। अभी आगे मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम्पल से भी बता दूंगा कि कीवर्ड के थ्रू आपको कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे कनेक्ट करना है और उसका आंसर आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका सोल्व और एक्सट्रैक्ट द क्वेश्चन। फिर आपका आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका बेयर एक्ट के इंडेक्स पर स्ट्रॉन्ग कमांड। फिर आपका हो गया ओएमआर शीट फिलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑल इंडिया बार एग्जाम में। जब आप एग्जाम रूम में बैठे हो, आपने अपने सभी आंसर जो है फाइंड आउट कर लिए, आपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से उसे मार्क कर लिया कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। अब हमें ओएमआर शीट फिल करनी है, तो हमें किस तरीके से करनी है इस पार्ट पर अभी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आगे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सेक्शन आपके। बेयर एक्ट में क्वेश्चंस को पढ़ने का सीक्वेंस
जब आपके सामने आपका बेयर एक्ट होगा, क्वेश्चन सारे आपके सामने होंगे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को रीड करना है, क्योंकि अगर आप पहला ऐसा नहीं होगा कि पहला क्वेश्चन बीएनएस का हो एज पर सिलेबस, सेकंड भी आपका बीएनएस का हो, थर्ड भी आपका बीएनएस का हो, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होगा उसमें पहला बीएनएस का हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन आपका जो है सीआरपीसी या बीएनएसएस का हो सकता है, थर्ड क्वेश्चन आपका सीपीसी का हो सकता है, फोर्थ क्वेश्चन आपका डिस्प्यूट रेडिसल सिस्टम का हो सकता है। इस तरीके से शफल में होंगे क्वेश्चन सारे, कोई भी एज पर सिलेबस कोई भी क्वेश्चन सीरियल वाइज नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमें उस पर अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से अप्लाई करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन बीएनएस का है, हमें सबसे पहले अपना बेयर एक्ट अपना जो उठाना है वो एज पर सिलेबस नहीं उठाना है। हमें इस तरीके से अप्लाई करना है कि हमें जो है अपना बेयर एक्ट एज पर सिलेबस उठाना है, और सबसे पहले हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उठाना है, मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमें क्वेश्चन पढ़ते जाना है और क्वेश्चन को जो है मार्क करते जाना है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि पेपर में एज पर सिलेबस 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आएंगे, तो 10 क्वेश्चन पेपर में जरूर होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उठा के सबसे पहले हमें पूरे पेपर में क्वेश्चन ढूंढना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, ठीक है। और उन क्वेश्चनों के लिए हमें सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो उन क्वेश्चन को जब आप सीरियल नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपकी कमांड कीवर्ड पर बहुत स्ट्रोंग है तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारे क्वेश्चन बीएनएसएस के, एविडेंस के, सीपीसी के आपकी निगाह में कीवर्ड पढ़ते ही आ जाएंगे। तो हमें करना यह है कि उन क्वेश्चन पे भी हमें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देना है कि ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, आपको मिल गया। सेकंड आपने हल्का सा आपकी निगाह गई तो सेकंड पे आपको लगा कि ये बीएनएस का है, तो बीएनएस का हमें बेयर एक्ट नहीं उठाना है, हमें सीधे उस पे बीएनएस लिख देना है कि ये क्वेश्चन बीएनएस का है। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे और उन पर आपको सिर्फ मार्क लगा देना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कि ये इस बेयर एक्ट से रिलेट करता है। फिर हमें सीरियल वाइज अपने बेयर एक्ट को उठाकर एज पर सिलेबस, जो AIB का सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशन उठाना है, उसके सारे आंसर जो है जो हमने मार्क कर रखे हैं क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेने हैं, कनेक्ट करके आंसर निकाल लेना है और आंसर मार्क कर देना है। फिर सेकंड राउंड पर हमें बीएनएस उठाना है, बीएनएस, और बीएनएस के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं, और मार्क करने के बाद हमें वो कनेक्ट करने हैं और आंसर जो है उसका निकालना है। तो इस तरीके से हम बीएनएस के सारे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, आंसर भी मार्क कर लेंगे उसके। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट को उठाकर आपको सारे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके कनेक्ट करके फिर जो है मार्क जो है करने हैं उनका आंसर क्वेश्चन पेपर में। इस तरीके से आपके इजीली 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन इजीली आपके मार्क हो जाएंगे, जिनके आंसर आपको राइट मिल जाएंगे। फिर जब हम आ जाएंगे तो अगर कुछ समझ में आता है, अगर हम कंफर्म है कि हमारे 70 क्वेश्चन हमारे ठीक हो गए, आंसर हमें ठीक हो गए, बाकी क्वेश्चन हम जो पढ़ेंगे, अगर कोई समझ में आता है कि मेरे समझ में भाई क्या कहते हैं आपका मोटर व्हीकल रूल के क्वेश्चन कोई आ रहा है समझ में उसे कर दिया। फिर हमें, अगर हम श्योर हैं कि हमने 60 to 70 क्वेश्चन अपने प्रॉपर आंसर उनके फाइंड आउट कर लिए हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपनी OMR शीट
भर लेनी चाहिए। बाद में देखेंगे कि कोई टाइम बचा तो फिर एक बार देख ले, कोई क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो उससे मार्क कर लेंगे। बट हमें अपने 60-70 क्वेश्चन जो हैं वो सिक्योर करने हैं ओएमआर शीट में प्रॉपर फिलिंग में। तो ओएमआर शीट जो है, हमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने आया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, बेयर एक्ट से समझ लिया, बेयर एक्ट से, इस बेयर एक्ट से, उस बेयर एक्ट से उठाया, आंसर फाइंड आउट करा और ओएमआर शीट हाथ के हाथ भरने लगते हैं। ये सबसे बड़ा लैकुना है, सबसे बड़ी कमी है स्टूडेंट्स की, कि वो बार बार बेयर एक्ट उठाएंगे, क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, आंसर निकालेंगे और ओएमआर शीट भरेंगे। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ओएमआर शीट में रॉन्ग फिलिंग होने की पूरी संभावना है। इसलिए जैसा मैंने बताया, आप वैसे ही करना, ओएमआर शीट को लास्ट में फिल करेंगे। क्वेश्चन पेपर में जब हम सारी आइडेंटिफाई, कनेक्ट, आंसर निकाल कर मार्क कर लेंगे फोर्थ स्टेप पर क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से कि इसका आंसर ये है, फिर हम सीरियल वाइज नंबर 1 क्वेश्चन से नंबर 1 ओएमआर शीट में नंबर 1 से लेकर प्रॉपर अपना जो है ओएमआर शीट फिल कर लेंगे, जिससे हमारा जो है ओएमआर शीट में कोई भी गलती होने की संभावना ना के बराबर होगी। अब ओएमआर शीट हमने फिल कर ली। अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल जिन पर ये 5 स्टेप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जो है कैसे कनेक्ट, कैसे आइडेंटिफाई करना है स्टेप 1, स्टेप 2 पर आपको कनेक्ट करना है, थर्ड पर आंसर आउट और फिर आंसर और ओएमआर शीट फिलिंग। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये पहला एग्जाम्पल है हमारा भारतीय न्याय संहिता का उदाहरण। क्वेश्चन है, आ और बा मिलकर सा की हत्या करने की योजना बनाते हैं। वे इस योजना पर आगे कोई कदम नहीं उठाते। यहाँ आ और बा ने कौन सा अपराध किया है? भारतीय न्याय संहिता में आपने पढ़ा होगा कि किसी अपराध की योजना बनाना भी कुछ कंडीशन में अपराध अपने आप में एक अपराध है, चाहे उस अपराध की योजना को एग्जीक्यूट ना किया गया हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आ और बा मिलकर सा की हत्या की योजना बनाते हैं, वे इस योजना पर आगे कोई कदम नहीं उठाते। यहाँ आ और बा ने कौन सा अपराध किया है? तो हमारे कीवर्ड इसमें कौन से आ गए? कीवर्ड आ गया ये आपका 1 और योजना आ गई 2। हम हत्या और योजना से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि ये भारतीय न्याय संहिता या इंडियन पीनल कोड जो ओल्ड वाला था उससे कनेक्ट कर रहा है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया और अब हम अपना सेकंड स्टेप अप्लाई करते हुए इसे कनेक्ट करेंगे। कीवर्ड योजना बनाते हैं, अपराध किया, अपराध, अपराध शब्द हमेशा पीनल कोड में ही आएगा, जैसे भारतीय न्याय संहिता हो गया, आपका आईपीसी हो गया, अपराध शब्द मोस्टली इससे ही रिलेट करते हैं। अपराध की नियत, योजना की बात हो रही है इसलिए यह बीएनएस का सवाल है। यह आपका हो गया सेकंड स्टेप कंप्लीट, बीएनएस से कनेक्ट हो गया। फिर सेक्शन कौन सी आएगी? सेक्शन आ गया 61, आईपीसी में ये सेक्शन थी 120 ए, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र अपने आप में एक अपराध है, भले से उस षड्यंत्र को अप्लाई या एग्जीक्यूट करने के लिए जो बंदे हैं वो आगे ना बढ़े हों। तो इसका उत्तर आ जाएगा आ और वह क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं। बीएनएस की धारा 61 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं तो केवल सहमति ही षड्यंत्र का अपराध घटित कर देती है, भले ही आगे कोई कृत्य ना हुआ हो। ये इसने सेक्शन जो है हमने ओपन करी और जब हमने पढ़ा तो धारा 61 के अनुसार ये पूरी जो है हमारे सामने कंडीशन आ गई। कोई भी अवैध कार्य करने की योजना भले से उसे एग्जीक्यूट ना किया गया हो, अपने आप में एक अपराध है, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। ठीक है, तो ये बीएनएस का क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको कीवर्ड यहाँ पर आपका
कनेक्ट। फिर आपका थर्ड पर आ गया आंसर आउट। फिर अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, या आपका आ गया सीआरपीसी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस का उदाहरण। प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है कि एक घर में डकैती की योजना बनाई जा रही है। क्या वे अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या बिना वारंट के वहां मौजूद संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकता है? गिरफ्तार, अरेस्ट शब्द इजीली कनेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये या तो सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो लास्ट वाला एक्ट था, और जो नया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हमें किस बारे में बताती है? हमें बताती है प्रोसीजर के बारे में, पुलिस प्रोसीजर के बारे में, जिसमें आपका एफआईआर हो गया, अरेस्ट हो गया, अपराधी को पेश करना, सम्मन की तामील, वारंट, ये सारे काम कौन देखती है? पुलिस देखती है। तो बीएनएसएस जो है वो पुलिस प्रोसीडिंग से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई हम किससे करेंगे? गिरफ्तार, अरेस्ट से। हमने यहाँ इसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई इस कीवर्ड से कर लिया। तो हमें जाहिर सी बात है कि पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना वारंट के वहां मौजूद संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकता है। तो ये प्रोविजन जानने के लिए हमें सीआरपीसी या बीएनएसएस 2023 में जाना होगा। तो हमने आइडेंटिफाई करा, और किस कीवर्ड से करा? पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार। ये हमें सीधा सीधा कहाँ कनेक्ट कर रहा है? ये हमें कनेक्ट कर रहा है बीएनएसएस से। यहाँ पर पुलिस की शक्तियों और गिरफ्तारी की प्रक्रिया की बात है, इसलिए यह है बीएनएसएस का सवाल है। सेक्शन में हम जाएंगे, कनेक्ट करने के बाद हम सेक्शन में एंटर होंगे तो आ जाएगा सेक्शन धारा 35 बीएनएसएस। सीआरपीसी में थी 41। पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगी? अब इसका उत्तर हम फाइंड आउट करेंगे। हाँ, पुलिस अधिकारी उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। बीएनएसएस की धारा 35 के तहत यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस में शामिल होने की विश्वसनीय जानकारी या उचित संदेह है, तो पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो इजीली आइडेंटिफाई करा हमने कीवर्ड से, कनेक्ट किया, आंसर फाइंड आउट करा, और फिर उस आंसर को निकाला, और हमने जो है अपना आंसर मार्क कर लिया कि ये धारा 35 के बारे में हमसे बात कर रहा है। अब आया इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका क्वेश्चन है आपका, का पर खा की हत्या का मुकदमा चल रहा है। खां ने मरने से ठीक पहले मजिस्ट्रेट को बयान दिया था। मरने से पहले मजिस्ट्रेट को बयान इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेट इजीली कर रहा है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। जो मरने से पहले व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। कि कां ने ही उस पर चाकू से हमला किया था, क्या ये बयान अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा? कीवर्ड, इसमें कीवर्ड, किस कीवर्ड से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट से कनेक्ट है? मुकदमा, सबूत के तौर पर स्वीकार, अदालत में कौन सा बयान सबूत बनेगा? जब सबूत की बात आ गई तो इजीली वो कनेक्ट कहाँ होगा? जाकर इंडियन एविडेंस एक्ट में। ये हमेशा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट तय करता है। हमने इसे आइडेंटिफाई किया, फिर हमने इसे कनेक्ट किया, फिर इसका जो है आंसर है धारा सेक्शन 26 पुराना एविडेंस एक्ट में जो धारा 32 क्लोज 1 था, मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन। तो यहाँ हमने इसका आंसर जो है फाइंड आउट करा। तो आंसर है इसका, हाँ, यह बयान अदालत में पूरी तरह स्वीकार्य है, इसे डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन कहा जाता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारणों या उस लेन देन की परिस्थितियों के बारे में बयान देता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तो वह बयान सबसे मजबूत साक्ष्य माना जाता है। तो यहां हमने इसे जो है आंसर फाइंड आउट फोर्थ स्टेप जो है अपना अप्लाई कर दिया। अब आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका प्रश्न यह है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कौन सी याचिका रिट दायर की जाएगी? तो यहाँ पर जो शब्द आया वो आपका आया रिट। क्या रिट शब्द आपको बीएनएस में मिल सकता है, बीएनएसएस में मिल सकता है, क्या एविडेंस में मिल सकता है, क्या फैमिली लॉ में मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। रिट के बारे में जब भी बात होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही रिट के प्रावधान दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। आगे पढ़ो। कीवर्ड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंट करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, ये कहाँ है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कंटेंट है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पेटिशन, रिट और संवैधानिक उपचारों की बात सीधे भारत के संविधान की ओर ले जाती है। तो यहां ये हुआ आइडेंटिफाई, सेकंड स्टेप में हुआ ये कनेक्ट, थर्ड में आपका इसका जो है धारा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हम कहते हैं ब्रिंग द बॉडी। किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बता रही कि वो पर्सन कहाँ है, उसके फैमिली मेंबर परेशान है और जो है पुलिस ने प्रोसीजर एज पर लॉ नहीं अप्लाई किया, नहीं फॉलो किया, तो उस स्थिति में आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की जाती है कि फलाना व्यक्ति को पुलिस द्वारा इस डेट को जो है अरेस्ट किया गया, बट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग विद इन 24 आवर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस लेकर कहाँ गई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पुलिस से पूछे कि वो पर्सन कहाँ है, उस पर्सन की इस समय कंडीशन सिचुएशन क्या है, तो इसे हेबियस कॉर्पस को इजीली कहते हैं ब्रिंग द बॉडी। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहती है पुलिस से कि हमारे पास वो पर्सन लाओ जिस पर्सन को तुमने अरेस्ट किया और 24 आवर के अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, तो ये हमें सीधे सीधे कैसे करने, आंसर हमारा कहाँ मिल गया, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 उत्तर। इसके लिए हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जाएगी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह रिट जारी करने का अधिकार है, जिसका अर्थ होता है शरीर को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो, जो मैंने आपको बताया ब्रिंग द बॉडी, ताकि हिरासत की वैधता जांची जा सके। तो इजीली हमारा आइडेंटिफाई हुआ, कनेक्ट हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ और आंसर ब्रिंग आउट हुआ। तो ये मैंने आंसर के थ्रू आपको 5 स्टेप स्ट्रेटेजी जो है बहुत इजी वर्ड्स में समझा दी। अगर आप इस 5 स्टेप स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर देते हो, एडॉप्ट कर देते हो अपनी ऑल इंडिया बार एग्जाम की प्रिपरेशन पर, तो ये मेरी गारंटी है कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। स्टूडेंट 1000, 2000, 3000, 4000 MCQs पर रट्टा मारने से कुछ भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं निकलने वाला। अगर आपका सब्जेक्ट के इंडेक्स पर, सेक्शंस पर
पार्ट पर कमांड स्ट्रॉन्ग है और आप जानते हो कि अगर किसी ने क्वेश्चन में रेप शब्द आ गया तो वो बीएनएस के महिलाओं से संबंधित अपराधों से कनेक्ट कर रहा है। अगर आपने इस तरीके से अपनी कमांड इन हाई वेटेज सब्जेक्ट पर, जो मैंने आपको हाई वेटेज सब्जेक्ट बताए, इन पर अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपको एमसीक्यूज पर रट्टा मारने की कोई नीड नहीं है। आप इजीली कीवर्ड से अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, आंसर एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, आंसर निकाल पाओगे और ओएमआर शीट में प्रॉपर फिल कर पाओगे और उसका रिजल्ट ये होगा कि आप ऑल इंडिया एग्जाम, बार एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। तो ये मैंने आपको बताया। अब ऑल इंडिया बार एग्जाम एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट क्या करता है, वो कितनी मेहनत चाहता है एक स्टूडेंट से कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में स्टूडेंट अपने क्या एफर्ट्स दे। तो देखो एफर्ट्स, जैसा कि मैंने बताया कि एमसीक्यूज पर रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। सब्जेक्ट के इंडेक्स पर अपनी कमांड बना लो, सिर्फ हर एक सब्जेक्ट के सेक्शंस को हल्का सा रट लो कि कौन से पार्ट में कौन सी सेक्शन क्या बोल रही है। तो हमारी फर्स्ट एक्सपेक्ट क्या है ऑल इंडिया बार एग्जाम की स्टूडेंट्स से, कमांड ऑन वेयर एक्ट इंडेक्स बाय चैप्टर सेक्शन कंटेंट। चैप्टर, उस चैप्टर किस बारे में है, सेक्शन, उसमें सेक्शन कहां से कहां तक है और वो सेक्शन में कंटेंट क्या है। फिर आपका आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आपका हो गया एफआईआर, अरेस्ट हो गया, बेल हो गया, फिर मैजिस्ट्रियल आपका जो ट्रायल है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो और आपका सम्मन इशू करना, वारंट इशू करना, ये जो मेन टॉपिक्स हैं इन पर हमें जो है कमांड बनानी होगी। फिर आपका आ गया इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ, जैसे दुराशे का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया, डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया। तो इन जितने भी हर एक सब्जेक्ट के जो प्रिंसिपल हैं उन पर भी हमें अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करनी होगी। टारगेटेड सेलेक्टेड स्ट्रेटेजी, हमें रट्टा ना मार के अपने सिलेबस में टारगेटेड और सेलेक्टेड स्टडी को सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम फोकस्ड होकर कम टाइम में ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाए उस सिलेबस से, उस स्टडी से, जिससे हमारा ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। प्रॉपर रीडिंग क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि क्वेश्चन पेपर को एग्जाम रूम में रीड कैसे करना है और किस तरीके से उसमें डायरेक्ट यूज करते हुए आंसर हमें मार्क करने हैं। फोकस इन आइडेंटिफाइंग, कनेक्टिंग एंड सॉल्विंग द आंसर, जैसा कि हम पहले बात कर ही चुके हैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और आपको जो है कनेक्ट करना है और फिर सॉल्व करना है। ओएमआर शीट फिलिंग केयरफुली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ओएमआर शीट फिलिंग करनी कैसे है। अब कल से जो इस ऑल इंडिया बार एग्जाम की सीरीज में जो वीडियोस आएंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको मैंने सिलेबस को एनालाइज करके दिखाया कि हाई वेटेज मार्क्स वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और किन्हें किस सीरियल पर रखना है, तो उन्हीं हाई वेटेज वाले मार्क्स से रिलेटेड सब्जेक्ट की वीडियोस उसी सीरियल में कल से आएंगी। उन वीडियो को जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लास्ट मोमेंट की स्टडी को बहुत फोकस्ड, टारगेटेड, सेलेक्टेड बनाने वाली है। तो उन वीडियोस को आप मिस बिल्कुल ना करें, उन वीडियोस को देखें और मैं आपको श्योर कर रहा हूं इसलिए इस बारे में कि आपका एग्जाम जो है 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होगा और कहीं इधर उधर कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक सब्जेक्ट में उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट, प्रिंसिपल सब कवर कर दूंगा। तो आप आगे की वीडियोस में भी बने रहें और जो है वीडियो लाइक जरूर करें, अपने साथ के स्टूडेंट्स को शेयर करें जिससे वो भी ऑल इंडिया बार एग्जाम की एक सेलेक्टेड और टारगेटेड और फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।